हेलो एवरीवन। आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजीएल प्री के सेट्स। आज हम सीजीएल 2024 के प्री के सेट नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 100 में से दर्शाती है। तो पूछा है सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए। पहले तो ये देख लेते हैं हम टोटल जो नंबर है वो कितने में से आएंगे। 5 विषय हैं, ये तो उसमें क्वेश्चन में बता दिया कि 5 अलग अलग विषय हैं और 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक हैं और 100 में से हैं एक विषय में। तो 5 विषयों में कितने हो जाएंगे? एक विषय के 100 हैं तो 5 के कितने हो जाएंगे? 500। पूछा है कि सभी को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए। सभी अंक मिलाकर हैं कितने? 500। 500 का 79% अगर हम निकालें तो कितना आएगा? ऐसे ही तो निकालेंगे इसका 79%। 9 पंजे 45, हासिल को 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 395, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आनी चाहिए। अब इसके बाद आपको आना है ऑप्शन पर, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 4। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो क्वेश्चन में नाम है 5। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चेक करेंगे तो हमें 5 नाम चेक करने होंगे, और हम ऑप्शन से जाएंगे तो हमें सिर्फ 4 ही नाम चेक करने होंगे। इसलिए ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रख के आपको पेपर सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सुमित को चेक कर लेते हैं। सुमित कहाँ है? ये रहा। देखते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना आता है। पहले 0 + 8, 8 8 और 8 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 + 2 8, 8 और 8 16। इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 6, हमें चाहिए 5, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी मोहित को चेक कर लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 + 4 7, 7 और 7 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, 4 + 0 4 और 4 + 5 9। इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 9, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। हमें चाहिए यूनिट डिजिट 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर नहीं है। सी को चेक करते हैं। रोहित कहाँ? ये रहा। इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 9 + 6 15, यूनिट डिजिट 5, 5 + 0 5, 5 और 8 13, 13 का यूनिट डिजिट 3, 3 + 4 7। इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 7, हमें चाहिए कितना? 5, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी तरुण, ये इसका आंसर होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं। 5 + 0 + 5, 5 और 5 10 की 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 5 रहा है। जोड़ेंगे तो 395 इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में पी को 100 रुपये का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो आर कितने कितने रुपये में पी को 100 रुपये का भुगतान कर रहा है? एक तो वो 5 रुपये का इस्तेमाल कर रहा है, एक वो 2 रुपये का इस्तेमाल कर रहा है और एक वो 1 रुपये का इस्तेमाल कर रहा है। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? टोटल कॉइन्स है हमारे पास 40, लेकिन हमें इंडिविजुअल नहीं पता कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो नहीं पता, तो हमें मानने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया 5 रुपये के, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कॉइन्स। 5 रुपये के ए कॉइन है, 2 रुपये के बी कॉइन है, तो 1 रुपये के कितने कॉइन बचेंगे? टोटल कॉइन है 40, उसमें से 5 रुपये के ए हैं और 2 रुपये के बी हैं, तो टोटल कितने बचेंगे? 40 - ए - बी, इतने तो बचेंगे। अब मैं इनकी वैल्यू देख लेता हूँ, वैल्यू कितनी बनेगी। अगर 5 रुपये के ए सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपये बनेंगे? 5 ए रुपये। अगर 2 रुपये के बी सिक्के हैं तो टोटल रुपये कितने बनेंगे? 2 बी। ये मैं ऐसे तो करा, अगर मैं मान लेता यहाँ पर 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपये बनते हैं? 10 रुपये ही तो बनते हैं। कैसे बनते हो? 5 × 2, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, 5 गुना है, यानी कि 5 रुपये बने। अब यहाँ पर ऐसे ही मैंने 2 रुपये के बना दिए, 2 बी रुपये। यहाँ पर 1 रुपये के अगर हम चेक करें कितने बनेंगे? 40 - ए - बी में 1 रुपये की गुणा हो जाएगी, यानी कि 40 - ए - बी बनेंगे। अब टोटल हमारे पास सवाल में दे रखा है कि टोटल 100 रुपये का भुगतान करता हो, यानी कि इन सबका जो जोड़ है टोटल बनाकर कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। अब मैंने इनको सबको जोड़कर 100 के इक्वल रख दिया। अब मैं यहाँ से इसे सोल्व कर लेता हूँ। प्लस के 5 ए में से माइनस का ए जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 4 है। यहाँ पर प्लस का 2 बी में से माइनस का बी जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का बी। बाकी प्लस का 40 है इधर, बराबर के इधर जाएगा तो 100 - 40 हो जाएगा, यानी कि 100 में से 40 गए 60 बचेगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ देखिए आप, इक्वेशन तो मेरे पास एक है, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं? 2, ए और बी, यही तो वेरिएबल्स हैं। इनका मान कुछ भी हो सकता है, इनका मान वेरी कर सकता है, इसीलिए तो इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इक्वेशन एक है मेरे पास, वेरिएबल्स 2 हैं। क्या मैं यहाँ से इनका इंडिविजुअल मान प्राप्त कर सकता हूँ कि ए का मान इतना, बी का मान इतना? नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना ऑप्शन के यहाँ से इस सवाल को सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये ऑप्शन किसका मान होगा? क्वेश्चन में देखिए 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या पूछा है हमसे, तो ऑप्शन में जो आंसर दिए हैं वो भी तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या दी होगी, और हमने 5 रुपये के सिक्के माने कितने हैं? ए, यानी कि ऑप्शन में जो भी है वो ए का मान होगा। अब मैं एक एक ऑप्शन को चेक करके इस समीकरण में रखकर ए का मान चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ए की जगह मैं अगर ऑप्शन नंबर ए 17 को रखता हूँ तो
4 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 प्लस बी बराबर 60। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? आप कहेंगे पॉसिबल हो जाएगी अगर बी का मान नेगेटिव हो जाए, लेकिन आप सोचिए कि बी का मान नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बी क्या है? बी है कॉइन्स की संख्या। क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने 2 रुपये के माइनस के 3 कॉइन लिए, माइनस के 4 कॉइन लिए? ऐसा हम नहीं बोल सकते कॉइन्स के बारे में। यानी कि कॉइन्स की जो संख्या लेंगे हम वो पॉजिटिव ही लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 0 ले सकते हैं। अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पर तब भी 68 इक्वल्स टू 60 होता। क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर की बी क्या है? 18 है। जब 17 ही इसका आंसर नहीं हुआ तो 17 से ज़्यादा हो सकता है क्या? 18। 18 चौक 72 हो जाएगा, 72 प्लस बी इक्वल टू 60 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे ही सी को चेक करें अगर हम, 16 चौका 64 प्लस बी बराबर 60 हो सकता है? नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं ए की जगह 13 रखूँ तो 13 चौका 52 प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 60। यानी कि यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा? 8। यानी कि ए का मान तो हमने मान लिया ऑप्शन के हिसाब से 13 आया हमारा, तो यहाँ से बी कितना निकल के आया? 8। बाकी 1 रुपये के सिक्के कितने बचेंगे फिर? 13 प्लस 8 कितने हुआ? 21। 40 में से 21 जाएंगे 19। बाकी इन सब की आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 13 पंजे 65 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 19, तो वो 100 के बराबर बैठेगा। इस तरीके से हम अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमें इस सवाल को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत दर्शाया गया है। अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है हमें, जैसे गणित में 150 में से 90%, 100%, 90%, 80%, ऐसी केमिस्ट्री में, ऐसी फिजिक्स में, ऐसी भूगोल में, ऐसी इतिहास में, ऐसी कंप्यूटर साइंस में। तो क्या कह रहा है? कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक है। यानी कि जो कोष्टक में दे रखा है ये, जैसे गणित है यहाँ, तो गणित का अधिकतम अंक, यानी कि गणित में जो अंक आए हैं वो 150 में से आए हैं, जिसके भी आए हैं। ऐसी केमिस्ट्री में 130 में से आए हैं, फिजिक्स में 120 में से आए हैं, ऐसे ही आगे भी। तो क्वेश्चन क्या निकलवा रहा है हमसे पूछा है कि यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए विषयों में किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में अधिकतम अंक प्राप्त किए तो उस विद्यार्थी को प्राप्त कुल अंक प्रतिशत कितने हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी भी विद्यार्थी, यानी कि किसी भी विद्यार्थी या अन्य को, यानी कि जो प्राप्त कर रहा है वो इनमें से कोई विद्यार्थी भी हो सकता है, कोई अन्य बाहर का भी हो सकता है। कह रहा है कि प्राप्त अंकों की तुलना में अधिकतम उच्चतम अंक प्राप्त किए, यानी कि क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि कोई अन्य विद्यार्थी है, उसने जैसे गणित में सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए? अमन ने 100%, तो उस विद्यार्थी ने भी 100% अंक प्राप्त किए। ऐसे ही फिजिक्स में अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए? 90% प्राप्त किए। किसने? आयुष ने, तो उसने भी 90% प्राप्त किए। ऐसी केमिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी और कंप्यूटर साइंस में भी। तो पूछा अगर इस प्रकार उसने अंक प्राप्त किया अधिकतम अंक हर विषय के, तो उसने टोटल कितने % अंक प्राप्त किए, ये कह रहा है। तो चलिए निकालते हैं। अगर गणित में सबसे ज़्यादा अमन ने प्राप्त किया 100%, तो उस व्यक्ति ने भी 100% प्राप्त किए होंगे। तो 150 का 100% 150 ही हो जाएगा। ये मैथ के अंक हो गए। बाकी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 80% अंक है अमन के, तो उसके भी 80% होंगे। 130 का 80% कैसे निकालेंगे? 13 × 104। यहाँ पर ये केमिस्ट्री के हो गए। अगर मैं फिजिक्स के देखूँ तो 90% प्राप्त किए हैं, यानी कि इसने भी 90% प्राप्त किए होंगे, जिसके हमसे निकलवा रहा है। यानी कि 12 निम्मा 108, 120 का 90% हो जाएगा 108। ये फिजिक्स के हो गए। बाकी ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा प्राप्त किए हैं 95%, तो 100 का 95% तो 95 हो जाएगा। ये हो गए ज्योग्राफी के। ऐसे हिस्ट्री के मैं चेक करूँ तो सबसे ज़्यादा 90% प्राप्त किए हैं, तो हिस्ट्री में अधिकतम अंक है 60, 60 का 90% 9 छिक्का 54 हो जाएगा। ये हो गए हिस्ट्री के। बाकी मैं कंप्यूटर साइंस के देखूँ तो 40 में से सबसे ज़्यादा प्राप्त किए हैं 90% अंक किसने? मुस्कान ने। तो इस विद्यार्थी ने भी 90% अंक ही प्राप्त किए होंगे, और 40 का 90% कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। ये हो गए इसके कंप्यूटर साइंस के। अब पूछा इसने टोटल कितने % अंक प्राप्त किए, तो इसका परसेंटेज निकालना है। अगर हमसे वैसी परसेंटेज में ना पूछकर वैसे पूछता है कि टोटल कितने अंक प्राप्त किए, तो हम इन्हें जोड़ देते। बाकी अब परसेंटेज पूछा है तो यहाँ परसेंटेज निकाल देंगे। उसके लिए हमें इन्हें ऐड करना होगा, तो ऐड कर लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 का 7 हासिल को 2, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 का 4 का हासिल को 2, 2 और 1 3 4 5, 547 अंक प्राप्त किए उसने। कितने में से प्राप्त किए ये देख लेते हैं। कितने में से प्राप्त किए? गणित में 150 थे, केमिस्ट्री में 130 थे। 150 प्लस 130 280 प्लस 120 400 प्लस 100 500, 560 प्लस 40 600, यानी कि 600 में से प्राप्त किए। परसेंटेज निकालने के लिए हम यही तो करते हैं कि कितने में से कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि हमने 547 अंक प्राप्त किए कितने में से? 600 में से। परसेंटेज निकालना होता गुणा 100 कर देते हैं, ऐसे तो निकालते थे हम स्कूल में।
अब 6 से इसको भाग करना है खाली, वही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। 6 निम्मा 54, यहाँ 7 बचा, 6 एकम 6, बाकी एक रिमाइंडर बच गया, यानी कि 91 1/6% उसने अंक प्राप्त किए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत 2 स्थानों तक हमें ज्ञात करना है। तो अगर आप दुकानदार हैं तो आपको अगर बेईमानी करनी है तो आप कैसे बेईमानी करेंगे? आप बेईमानी ऐसे करेंगे कि आप अपने ज़्यादा सामान को कम दिखा देंगे या कम सामान को ज़्यादा दिखाकर बेईमानी करेंगे। अगर आप अपने ज़्यादा सामान को कम दिखाते हैं, मान लिए आपने अपने 1000 ग्राम को, जो आपने 1000 ग्राम तोला, उसको आपने ग्राहक को दिखा दिया कि मैंने 870 ग्राम तोला, तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसमें आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक कहेगा कि मुझे 130 ग्राम और दे, ये तो 870 ग्राम ही दिख रहा मुझे, तो यहाँ पर आपको 130 ग्राम और देना पड़ेगा और वो आपका लॉस हो जाएगा। तो यदि आपको बेईमानी करनी है तो आपको कम सामान तोलना होगा और ग्राहक को दिखाना होगा कि मैंने पूरा सामान तोला है। जैसे इस सवाल में करना है हमें, 1 किलो के स्थान पर कितना दे रहा है वो 870 ग्राम, यानी कि दुकानदार तो 870 ग्राम ही दे रहा है और वो जो ग्राहक है उसको दिखा रहा है कि मैंने 1000 ग्राम तोला है। तो इस प्रकार क्या करेगा वो, इस प्रकार 130 ग्राम की गड़बड़ी कर लेगा, यानी कि 130 ग्राम का फ़ायदा कर लेगा। कितने पर, कितना दे रहा है वो 870 पर कर लेगा। बस गुणा परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 से गुणा कर देंगे, 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो कट जाएगी। अब कुछ नहीं करना हमें 87 से 130 को भाग कर देना है। एक बार जाएगा, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर 12 बचेगा, 12 में से 8 गए 4, उतार ली 0। अब 8 चौक 8 पंजे 40 होता है, या तो 5 बार जाएगा या 4 बार। मैं 5 बार चेक कर लेता हूँ। 5 सत्ते 35, हासिल को 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 435, यानी यहाँ पर है 430, यानी कि 5 बार तो नहीं जाएगा लेकिन 4 बार जाएगा। वो ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर 18 दे रखा, 15 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, 14.94%, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो 14 पॉइंट समथिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पर आपको हमेशा नज़र रखनी है, ये नहीं कि आप इसको यहाँ पर इसके बाद भी पूरा सोल्व करने जा रहे हैं, उसमें आपका टाइम ही खराब होगा और एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो बाई का मान पूछ रहा है, यानी कि कितने परसेंट ने अपना मत नहीं डाला वो हमसे पूछ रहा है, वो परसेंटेज क्या है। तो टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है 16,000, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बाकी अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। 2 उम्मीदवार के चुनाव में 22% ने मत नहीं डाला, यानी कि अगर 16,000 टोटल थे उसमें से 22% ने मत नहीं डाला, तो जिन्होंने डाला वो कैसे निकालेंगे? 100 में से 22% घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? 100 माइनस 22%, परसेंटेज हटाकर मैंने नीचे 100 लिख दिया। ऐसे तो लिखते हैं। आगे पढ़ते हैं। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। 10% अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने बचे, यानी कि वैलिड कितने बचे? 90%। 90% का मतलब 9/10, यानी कि इतने वोट वैलिड हैं। जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59 पॉइंट, यानी कि एक उम्मीदवार को 59.375% वोट मिल गए, तो दूसरे को कितने होंगे? अगर हम परसेंटेज की जब भी बात करते हैं तो परसेंटेज में हमारी टोटल वैल्यू होती है 100%, यानी कि एक को इतने मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे वो देखने के लिए हमें 100 में से इसको घटा देना होगा सिर्फ। तो 100 में से इसको घटा दो, वो पता चल जाएगा हमें कि दूसरे को कितने मिले। यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 गए 2, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 गए 6 पॉइंट, यहाँ 9 बचेगा 0, 9 में से 5 गए 4, यानी कि एक को मिले हैं इतने परसेंट और दूसरे को मिले हैं इतने परसेंट। यानी कि जीता कौन? 59 पॉइंट समथिंग वाला। यानी कि कितने से जीता वो देखने के लिए हमें इन दोनों का गैप देखना होगा। गैप देख लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए 5, यहाँ 13 बचेगा, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 8 बचेगा और 5 में से 4 गया 1, यानी कि 18.75% से वो जीत जाएगा। यानी कि इतने से जीत जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं इसको देखो तो इसको मैं 6.25 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/16 और गुणा 3, यानी कि 3/16। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 18 पॉइंट इतना है, 18 को तो मैंने अलग लिख लिया, बाकी 75% 0.75 का मान कितना होता है? 3/4।
अब 18 चौक 72 और 3 75, 75 बटे 4 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि 3 बटे 4 चौक 16। ऐसे भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। यानी कि 18.75% से जो जीता उस इतने परसेंट से एक बंदा जीता, इसकी वैल्यू होती कितनी है 3/16, यानी कि वो 3/16 से जीत गया। और सवाल में हमें दे रखा है कि 2484 वोटों से जीत गया। अब हमने ये जो वैल्यू बना दी कि कितने से जीता। अब ये हमने अगर जितने से जीता वो वाली वैल्यू बना दी तो इसको उसी वैल्यू के बराबर रख देंगे, और वो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2484। बस अब हम इसको सोल्व कर लेना है, यहाँ से हमारा वाई का मान आ जाएगा। यहाँ पर मैं देखूँ तो नीचे 16,000 बन रहा है, 16 1 0 और 2 0 है, 16 और 3 0, यानी कि 16,000 से 16,000 कट गया। यहाँ पे अगर मैं इसको 3 से काट लेता हूँ, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 अट्ठे 24। अब मैं इसे 9 से काट लेता हूँ, 9 नी 81, 1 बचा 18, 9 दूनी 18, यानी कि 100 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 92। यहाँ से वाई कितना आ जाएगा 8, यानी कि वाई का मान कितना है 8, यानी कि 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला था। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, उससे आपको एग्जाम हॉल में बैठ के तो चक्कर आ जाएंगे। इसी तरीके से करने में फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु पर 550 अंकित है, 550 रुपये अंकित है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करना है हमें। एमपी कितनी दे रखी है हमें, एमपी दे रखी है 550 रुपये। आपको ये वाला रिलेशन तो पता ही होगा कि यहाँ पर सीपी होती है, यहाँ पर एसपी होती है और यहाँ पर एमपी होती है। अगर सीपी में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं या लॉस को घटाते हैं तो हमारे पास एसपी आती है, और एमपी पर यदि हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास जब एसपी आती है। तो ये वाला रिलेशन तो आप सभी को पता होगा। तो एमपी कितनी है 550, इस पर 40% की छूट दे दी, 550 पर 40% की छूट दे देंगे तो कितना बचेगा 60% दे दिया हमने। अब इतने की छूट देने के बाद ये क्या बन गया एसपी, क्योंकि एमपी पर यदि हमने डिस्काउंट दे दिया तो एसपी बन जाएगी। ठीक है जी, बन गई एसपी। अब तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। ऐसा करने के बाद वो कह रहा है कि जो सीपी है ना, सीपी वो जो एसपी है वो सीपी से 10% अधिक हो जाती है। यानी कि सीपी और एसपी यहाँ से क्या बन जाएगी 10% अधिक का मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, और ज़्यादा करा है यानी कि 10 पर 1 ज़्यादा हो गया, यानी कि 10 से 11 हो गया। यानी कि सीपी अगर 10 थी तो एसपी कितनी हो गई 11। ऐसा कब हुआ जब एमपी पर उसने 40% की छूट दे दी। यानी कि ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, यानी कि ये इसके इक्वल है। यहाँ से मैं 11 को इसके कंपेयर कर रहा हूँ, 11 पंजे 55, और यहाँ 60% निकालने हैं। यहाँ पर तो बटे में 100 भी आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी। तो यहाँ से 6 पंजे 30, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमें किसकी निकालनी है सीपी, क्रय मूल्य पूछा है हमसे, 10 की निकालनी है हमें, एक की वैल्यू कितनी है 30। 10 की निकालेंगे तो 1 जीरो से इधर गुणा कर देंगे, 1 जीरो से इधर, 10 की वैल्यू हो जाएगी 300, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी है 300, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहन ने 20% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। पहले तो ये सवाल है साधारण ब्याज का, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। हमें दर दी हुई है कितनी, हमें जो रेट परसेंटेज है, रेट परसेंटेज दी हुई है हमें 20%, और हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,22,092 रुपये। ठीक है जी। तो हमारे पास कितनी उधार ली राशि उसने 4,22,092 रुपये। मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपये चुका देता है। इतने रुपये जो चुका रहा है वो 1 साल के बाद ही तो चुका रहा है, यानी कि 1 साल बाद चुका रहा है तो 1 साल का तो उस पर ब्याज लग ही जाएगा, और वो 1 साल का ब्याज कितने पर लगेगा जितनी राशि उसने उधार ली थी, यानी कि इस पर लग जाएगा 20% का ब्याज। ठीक है, जिस पर ये 20% का ब्याज लग जाएगा, 1 साल हो जाएगी। अब 1 साल हो गई तो उसने क्या करा, इसमें से 21,679 रुपये वापस कर दिए। जब वो इसमें से इतने रुपये वापस कर देगा तो कितने बचेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर 10 में से 6 गए 4, यहाँ 1 में से 1 गया 0, यहाँ 0 और यहाँ 4, इतने रुपये बचेंगे। ठीक है, अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। आगे कह रहा है यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, अब प्रथम वर्ष
जो 1 साल ब्याज लगा था वो इतने रुपए पर लगा था, अब इतने रुपए वापस कर दिए तो दूसरे साल पूछ रहा है कि जो टोटल ब्याज है वो दूसरे साल ही भुगतान करेगा, यानी कि इस पर भी 20% का ब्याज लगेगा क्योंकि दोनों वर्ष जो है वो रेट सेम है। बस हमें वही बताना है कि टोटल कितना रुपए ब्याज बनकर टोटल राशि उसने कितनी दूसरे साल के बाद दी। ठीक है तो कर लेते हैं। 4,22,092 पर 20% का मान कितना होता है 1/5, यानी कितना ब्याज तो यहाँ बना, प्लस इतने रुपए पर 20% ब्याज यहाँ बनेगा। बस यही हमें निकालना है ब्याज और उसको टोटल राशि में जोड़कर बता देना दूसरे वर्ष कितना दिया। यहाँ से मैं 1/5 कॉमन ले लेता हूँ और इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस आएगा बीच में, ऐसे ही तो करेंगे इसे। प्लस 4,0,0,4,1,3 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, 9 और 1 10 हासिल को 1, 4 + 0 4, 4 और 1 हासिल का 5, यहाँ पर 2 2 4 और 4 8 और 1/5 इसका निकालना है हमें। हम निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, 3 बचा 32 हो जाएगा, 5 जंग 30, 2 बचा 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 0, 5 एकम 5। इतना रुपये हमारे ब्याज बन गया 2 साल में। ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब हमारी 2 साल बाद टोटल राशि कितनी हो गई, पहले वर्ष की राशि थी इतनी, दूसरे वर्ष की राशि थी इतनी, इतने रुपए वापस देने के बाद तो टोटल राशि 2 वर्ष में कितनी बन गई। इसको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 5, 9 और 1 10 5, नहीं, इस पर ब्याज हम निकाल चुके हैं, इस पर ब्याज निकाल चुके हैं। दूसरे वर्ष जो हमारे पास राशि बची है वो बची है राशि इतनी और ब्याज हमारा बनकर आ गया इतना, तो दूसरे वर्ष जो हम उसे वापस देंगे वो हम उसे देंगे इतने रुपए, प्लस इस पर जो ब्याज बन गया वो इतने रुपए हम दूसरे वर्ष के बाद उसे वापस देंगे। 3 और 1 4, 1 5 4 9 4 6, यानी कि 5 64 9 14 इतने रुपए हम उसे दूसरे वर्ष के बाद वापस देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जिससे कि संख्या इतनी 6 से विभाज्य हो। हमें एक संख्या दी हुई है 21792 और k, ये पूछ रहा है कि 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है तो पूछा है k का मान क्या हो सकता है। 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, संख्या 3 और 2 से कटनी चाहिए, 2 से कटने के लिए एंड में इवन नंबर ही होने चाहिए। ऑप्शन देखें तो हम सभी इवन नंबर हैं, तो 2 की डिविजिबिलिटी से तो बात नहीं बनेगी, बात बनेगी 3 की डिविजिबिलिटी से। 3 की डिविजिबिलिटी उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि सम ऑफ डिजिट जो है किसी भी नंबर का 3 से कटना चाहिए, तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। अब यहाँ पर जो सम 3 से कट रहा है उसे मैं काटता जा रहा हूँ। 2 और 1 3 से कट रहा है, 7 और 2 3 से कट रहा है, 7 और 2 9 हो जाता है, 9 3 से कट रहा है, बचा के हमारे पास 4 + k। इसको 3 से कटना है, इसको 3 से कटने के लिए 4 + k की मैं जो भी वैल्यू लूँ उसमें अगर मैं 4 जोड़ूँ तो वो 3 से कटना चाहिए। अब हम आते हैं ऑप्शन पर, अगर मैं k की वैल्यू 6 लूँ तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, क्या 3 से कटेगा, नहीं। ऑप्शन नंबर बी 4 लूँ तो 4 + 4 8, 8 3 से कटेगा, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी अगर मैं 0 लूँ 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, 4 क्या 3 से कटेगा, नहीं। ऑप्शन नंबर डी पे अगर मैं आऊँ तो 2, 4 k की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, जो कि 3 से कटता है, यानी कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि कोसेक थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है मैं कोसेक थीटा बराबर 5/3। हमसे पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें बताना है। तो आपको 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, उम्मीद करता हूँ वो सभी को पता होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा - कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो सभी को याद होती है साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इनको कैसे याद रख सकते हैं, इनको देख सकते हैं यहाँ पर सी और सी का कॉम्बिनेशन है, बाकी सेक और टेन बचे, यानी कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा लिंक बनाकर याद रख सकते हैं कि कौन किसके साथ था, यानी कि सेक टेन के साथ है और सी वाले एक साथ हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा - कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर हम देखें सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आएगा, यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी नंबर 2 पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं एक को इधर ले आऊँ तो माइनस के 1 हो जाएगा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा। बाकी आपको पता होगा कि कोट स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, एक टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा।
गुणा, यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी नंबर 3 पर आइए, अगर मैं माइनस के कोट स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा और इधर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा, हमसे पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है। यानी कि हमें 5/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/9। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है, यानी कि एक वृत्त है, मैं एक वृत्त यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है जी। यहाँ पर ओ इसका सेंटर है और ए बी और सी डी त्रिज्या के समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं हैं। ओ पी ए बी के लंबवत है और ओ क्यू सी डी के लंबवत है। यानी कि दो जीवाएं दी हुई है हमें जो कि त्रिज्या के एक ही दिशा में है दोनों। एक जीवा मैंने ये बना दी, एक जीवा मैंने ये बना दी। अभी हमें पता नहीं है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसलिए हम अभी नाम इनको नहीं दे रहे कि कौन सी ए बी है कौन सी सी डी है। पहले क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। यदि ए बी बराबर 10 है और सी डी बराबर 24 है, यानी कि सी डी बड़ी है और यहाँ पर बड़ी कौन सी है, यानी कि इसको हम सी डी नाम देंगे और इसको हम ए बी नाम देंगे, ठीक है जी। और पी क्यू बराबर 7 है। अब पीछे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यहाँ पर ओ पी ए बी के लंबवत है, यानी कि ओ से लेके ए बी पर एक हम लंबवत भुजा खींचेंगे ओ पी, जो कि ए बी के लंबवत होगी, और ओ क्यू सी डी के लंबवत है, और यही सी डी से होकर भी जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो इसको कट कर रही है इसका मान है क्यू, इस पॉइंट का नाम है क्यू। बाकी आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पी क्यू बराबर 7 है, पी क्यू बराबर 7 है, ठीक है जी। अब सी डी की लंबाई कितनी थी, डी। आपको पता होगा यदि सेंटर से किसी भी जीवा पर हम लंबवत कोई भी भुजा खींचते हैं तो वो जीवा को बराबर भागों में बांट देती है। सी डी की लंबाई थी 24, यानी कि ये 12 में दो जगह डिवाइड हो जाएगी। ऐसी ए पी भी, ए पी पर लंबवत है ओ पी, ये भी इसको दो भागों में डिवाइड कर देगी 5 और 5, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई थी 10। बाकी हमसे पूछा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब हमको व्यास निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या ही निकालनी होगी, तो यहाँ से मैं इसको आर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गई हमारी आर। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि ट्रिपलेट के बारे में तो पता होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समकोण, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट जरूर फॉलो होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ट्रिपलेट जो फॉलो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है 12 और यहाँ से अगर मैं एक यहाँ से यहाँ तक भी खींचूँ तो ये भी तो आर होगी, और यहाँ पर आ रहा है 5, तो 5 के साथ 5 और 12 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है, 5 और 12 के साथ होता है 13 का ट्रिपलेट। तो अगर यहाँ पर 12 है और 13 क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, यानी कि वो होती है हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस हमारी क्या है, आर। तो यानी कि अगर मैं आर का मान 13 मानकर इसको एक हिडन ट्रायल दूँ तो यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, तो ओ क्यू कितना बचेगा, 5। अब दूसरे वाले में देखते हैं ये वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पर ओ पी कितना हो गया, 5 और 7 12, ए पी कितना हो गया 5, यानी कि ओ ए कितना बचेगा 13। यानी कि यहाँ से भी हमारा आर का मान 13 आ रहा है और यहाँ से भी हमारा आर का मान 13, यानी कि हमने सही गैस किया है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते थे गैस ट्रिपलेट के द्वारा, ट्रिपलेट मानकर कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो ट्रिपलेट जरूर होंगे यहाँ पर। तो आर अगर हमारा यहाँ पर 13 आ गया है तो यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, यानी कि डायमीटर हमसे पूछ रहा है वो हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको समीकरण बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं, बाकी ऐसे सोल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रिपलेट्स की जानकारी आपको होनी ही चाहिए ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है जी, सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम। पहले इस शब्द को ही सही से पढ़िए, सर्वांग सम, सर्वांग सम यानी कि सभी अंग समान होने चाहिए, यानी कि जो दो चीज़ें दिखने में भी और नाप में भी एक जैसी हैं उनको बोलते हैं सर्वांग सम, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इसके लिए हमारे पास 3-4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है सास, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि जो दो, अगर हम दो त्रिभुजों की बात करें, मान लीजिए ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, तो यहाँ पर दो साइड के बीच में एंगल फंसा हुआ है, तो दो साइड के बीच में, यानी मान लीजिए पी क्यू बराबर है ए बी के और यहाँ पर आर क्यू बराबर है सी बी के। तो ये जो इनके बीच में एंगल है ना, ये वाला एंगल क्यू और एंगल बी, ये दोनों ही बराबर
हो गए, अगर ये दोनों भी बराबर हो गए अगर, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसका तो ये वाला एंगल बराबर होगा और इसका ये वाला एंगल बराबर होगा तब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जो दो हम भुजा दोनों त्रिभुजों की बराबर कर रहे हैं उनके बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये होती है, एक कंडीशन होती है 555 यानी कि SSS, यानी कि किसी भी दो आकृतियों की, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सीधी सी बात है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम लंबाई की, सेम साइड की, सेम तरीके से बनी हुई हैं तो वो सर्वांग समित हो जाएंगी। तो एक हो जाती है AAS आस। तीन कंडीशन तो ये हो गई, यानी कि दो एंगल बराबर हो जाएं किसी भी त्रिभुज के। मान लीजिए ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो गया, इसमें ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गई। तो इस तरीके से एक ये भी एक कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है। और एक कंडीशन होती है RHS, यानी कि किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं अगर, तो उनमें एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बराबर ही हो जाएगा और अगर उसका हाइपोटेनस भी बराबर हो जाए और इनमें से दोनों में से कोई सी भी एक भुजा बराबर हो जाए, यानी कि अगर ये वाली भुजा इसकी बराबर है तो इसकी भी ये वाली भुजा बराबर हो गई तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या ये वाली भुजा के बराबर होगी तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये चार कंडीशन होती हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में हमें कौन कौन सी कंडीशन दी है। इसके आधार और ऊंचाई समान हो, ये कह रहा है कि इसके बेस और इसकी जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए, देखिए अगर मैं एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ और एक मैं ले रहा हूँ ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ऐसा भी तो इसकी और इसकी हाइट तो सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और इसका बेस भी सेम हो सकता है। क्या अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये है, क्या ये दिखने में ही कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका होगा नहीं, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट हो सकती है और इसका जो बेस है वो इसकी बेस के बराबर हो सकता है, लेकिन तब भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें यदि हम, दोनों त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए। कह रहा है कि एक एंगल और एक साइड बराबर होनी चाहिए। एक और एंगल और एक साइड की कोई कंडीशन हमने पढ़ी नहीं। दो एंगल और एक साइड होती या दो साइड और उसके बीच का एंगल होता तो ये कंडीशन सही हो जाती, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब एक ऑप्शन नंबर डी को एक बार चेक कर लेते हैं। इनके क्षेत्रफल और आधार समान है। क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं त्रिभुज का एरिया की बात करूँ तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया किस पर डिपेंड करता है? बेस एंड हाइट पर। तो यदि आप इसको और पहले ऑप्शन को चेक करें तो दोनों लगभग सेम ही तो है। देखिए यहाँ पर भी बेस और आधार की समान होने की बात कर रहा था और यहाँ पर भी एरिया की बात कर रहा है। एरिया किस पर डिपेंड करता है? बेस और हाइट पर, यानी कि यहाँ पर भी तो वही बात कर रहा है जो ऑप्शन नंबर ए में बात कर रहा है। जब ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर डी कैसे सही हो जाएगा? यानी कि ए भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। बाकी देखिए इनकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक परिमाप समान है। दो त्रिभुज हैं अगर मेरे पास, मान लीजिए इसकी दो भुजा तो बराबर दे ही दी हमें और हमसे कह रहा है कि इनका पेरीमीटर भी बराबर है। जब इनका पेरीमीटर बराबर है, वो पेरीमीटर बराबर कैसे होगा? जब तीसरी भुजा भी बराबर होगी तभी तो वो पेरीमीटर बराबर होगा, नहीं तो पेरीमीटर बराबर नहीं होने का। और तीसरी भुजा भी बराबर हो गई तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चनों को तो आपको देखते उड़ाना है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बटे में एक्स प्लस के 3। आपको ये वाली आइडेंटिटी तो सभी को पता होगी। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। 7वीं 8वीं क्लास से इस आइडेंटिटी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर बटे एक्स प्लस 3। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ये वाली तो आइडेंटिटी बन गई। बी की जगह यहाँ पर 3 है और ए की जगह यहाँ पर एक्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? एक्स प्लस 3 एक बार प्लस का एक्स माइनस 3 बटे में एक्स प्लस 3। यहाँ पर एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक दिए हुए हैं 100 में से क्रमशः 75 और 80, यानी कि लड़कों के हैं 75 और लड़कियों के एवरेज अंक हैं 80। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को औसत अंक 78 हो तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लगाने के लिए एक तरफ हमें बॉय के एवरेज अंक दिया हुआ है, एक तरफ हमें गर्ल्स का। हम ऐसे लिख लेते हैं, बॉयज़ के नीचे बॉयज़ का लिख लेते हैं। बॉयज़ का कितना दिया हुआ है? 75। गर्ल्स का कितना दिया हुआ है? 80। बीच में जो लिखते हैं उसे लिखते हैं जो दोनों का मिलाकर दिया हुआ होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दोनों का मिलाकर। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थी में कौन कौन है? लड़के और लड़की, यानी कि दोनों का मिलाकर कितना दिया हुआ है? 78। और ये जो बीच में हमेशा नंबर आता है ये हमेशा एक नंबर से बड़ा होगा और एक नंबर से छोटा होगा,
यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो यानी कि हम क्वेश्चन गलत तरीके से सोल्व कर रहे हैं, आप समझ जाना बस। बाकी ऐसे करके इसमें एडिकेशन लगा देते हैं, बड़े में से छोटा हमेशा घटाएंगे। 80 में से यहाँ पर 78 घटाएंगे, 2 बचेगा। यहाँ पर 78 बढ़ा है 75 से, तो 78 में से 75 घटा देंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़के 2 अनुपात में है और लड़कियाँ 3 अनुपात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 16 है तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, पहले तो हमें ये बता दिया, और 2 भुजाओं का योग है 16। यदि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो 2 भुजाएं भी बराबर होंगी, और 2 भुजाओं का योग दिया हुआ है 16। अब 16 2 भुजाओं का योग है तो दोनों कैसे बराबर हो सकती हैं, 8 और 8 से तो हो सकती हैं। जब और सब त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, जब 2 भुजा 8 8 है तो तीसरी भी तो 8 होगी, तभी तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, नहीं तो समबाहु त्रिभुज थोड़ी बनेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमसे दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। यानी कि राम ने इतिहास में 54% अंक प्राप्त किए हैं 175 में से, भूगोल में 87% 200 में से, और वनस्पति विज्ञान में 125 में से 71%। पूछा क्या है हमसे पूछा है कि यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम अंक 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये हमसे पूछा है। तो इतिहास में 105 अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए, तो हमसे पूछा है कितनों ने परीक्षा पास की है। यहाँ पर इतिहास में एक ने 54% प्राप्त किए हैं, एक ने 51, एक ने 75%। तो मैं देख लेता हूँ ये जो 105 अंक है इनको मैं परसेंटेज में देख लेता हूँ कि कितने परसेंट अंक पर कोई विद्यार्थी पास हो रहा है। तो 105 अंक अगर कोई विद्यार्थी लाता है तो वो पास हो जाता है। कितने में से लाता है, इतिहास में पेपर है 175 अंक का, यानी कि 105 अंक 175 में से यदि कोई प्राप्त कर लेता है वो पास हो जाता है। यहाँ में इसका परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो परसेंटेज ऐसी तो निकालते हैं कि कितने अंक प्राप्त किए और कितने में से किए, मैंने वही कर दिया। तो यहाँ पर मैं अब इसको सोल्व कर लेता हूँ। 25 सत्ते 175 होता है और 25 चौका 100, 7 से इसको काटूंगा तो 15 सत्ते 105 होता है और 15 का 60, यानी कि अगर कोई 60% अंक प्राप्त करता है तो वो पास हो जाता है। लेकिन राम ने प्राप्त किए हैं 54%, क्या पास होगा, नहीं होगा। मोहन ने किए हैं 51%, क्या पास होगा, नहीं होगा। श्याम ने किए हैं 75%, क्या पास हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि 60% चाहिए लेकिन इसने तो 60 से भी 15% ज़्यादा प्राप्त किया है। तो यानी कि कुल एक ही विद्यार्थी पास होगा, श्याम। यही पूछा है कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया। बहुत ही जी क्वेश्चन है ये भी। कैसे करेंगे, 17/27 काम को वो 24 दिनों में पूरा कर रहा है। यदि बात, आप एक बात ध्यान रखिए कि यदि बात परसेंटेज की हो रही है तो टोटल वैल्यू होती है 100%। यदि बात फ्रैक्शन की हो रही है तो टोटल वैल्यू होती है 1। यहाँ पर कोई भी काम जो है फ्रैक्शन में वो 1 के बराबर होता है, यानी कोई काम था 1, उसका 17/27 काम 34 दिनों में पूरा हुआ। यहाँ पर 34 होगा, 34 दिनों में पूरा हुआ। तो पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। पूरा काम कितना था, 1। यहाँ से 1 निकालने के लिए 17/27 को उधर पहुँचा देंगे, यहाँ पर 1 बचेगा और इसको उधर पहुँचाएंगे तो कैसे जाएगा, 27 की तो ऊपर गुणा हो जाएगी और 17 में आ जाएगा। ऐसे तो होता है, ये पक्षांतर का नियम बोला जाता है। 17 दूनी 34, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 दूनी 54, यानी कि एक काम जो कि पूरा काम था वो 54 दिनों में हो जाएगा। और वही हमसे पूछा है कि कितने दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्रों PQ और R में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब ये देख लेते हैं। कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है, यानी कि ये जो कुल दिया हुआ ना, ये दिखा रहा है कि टोटल कितनों ने आवेदन किया। ये इस लाइन का मतलब हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है, यानी कि ये जो उपस्थित है ये दिखा रहा है कि कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए। किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कुल तो 45 थे, उपस्थित हुए 3, तो अनुपस्थित कितने रहेंगे यहाँ पर 3।
ऐसे यहाँ पर कितने रहेंगे 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 11, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर 11 ही रहेंगे ना, यहाँ पर 11 रहेंगे। अब यहाँ पर देखूँ मैं क्यू में, यहाँ पर रहेंगे 11, यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 20, और यहाँ पर 4 में से 2 गए तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 14। अगर मैं आर में देखूँ तो यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5। अब पूछ रहा है कि किस वर्ष में, अगर मैं 2016 में देखूँ तो टोटल कितने अनुपस्थित रहे, 3 तो यहाँ पर रहे पी के अंदर, 11 क्यू के अंदर और आर के अंदर 5, टोटल कितने रहे 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 रहे यहाँ पर अनुपस्थित। 2017 में कितने रहे 20, 5, 25, 25 और 5 30, 2017 में रहे 30। लेकिन हमें वही हमने गलती कर दी। अभी हमें इसके बाद सबसे पहले ऑप्शन चेक करने हैं, कौन से 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो 5 ईयर हमें दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करें अगर हम पहले 2020 में कितने 11 और 14, 11 और 14 कितने हो गए 25, 25 और 5 30, यहाँ पर आ गए 30। 2018 को चेक करें 4 और 20 24, 24 और 4 34, यहाँ पर आ गए 34। 2017 को चेक करें अगर हम 5 और 20 25, 25 और 5 30, यहाँ पर आ गए 30। यहाँ पर 2019 को अगर हम चेक करें तो 11 और प्लस 12, 11 और 12 कितना आ जाएगा 23, 23 और 8 31, यानी कि 2019 में आ जाएगा 31। यानी कि सबसे ज़्यादा अनुपस्थित कितने रहे 34, कितने कौन से सन में 18 में। लेकिन हमसे पूछ रहा है जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अनुपस्थित रहे वो कौन सा ईयर है, दूसरे सबसे ज़्यादा कितने रहे 31, कौन से ईयर में 2019 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2019, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हमें दी हुई है 37 सेंटीमीटर। यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु एम और क्यू है तो रेखाखंड एम क्यू की लंबाई पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताई हुई है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इसके दो रूप होते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है। ये सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, वो तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा होती है। तो यदि बात पहली हम देखें DCT यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। आप इन्हीं दो सिचुएशन को याद रखिए, इनसे ही आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ जो होता है, यहाँ आता है R1 माइनस R2 यदि बात हुई है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। बाकी यहाँ ये जो यहाँ पर आता है, ये जो हमारी निकल कर आती है, ये निकल कर हमसे आती है जो हमसे पूछा है, यानी कि रेखाखंड यहाँ पर MQ निकल कर आ जाएगा। ये होती है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। और दूसरी जो सिचुएशन बनती है वो बनती है TCT की, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की। इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर सिर्फ फर्क ये होता है, यहाँ पर R1 प्लस R2 हो जाता है, ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है, और ये वही हो जाता है जो हमसे पूछा होता है, जो स्पर्श रेखा होती है वो। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दो कितनी त्रिज्या दी हुई है 12 और 10, तो यहाँ पर 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा R1 माइनस R2। और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 37 सेंटीमीटर। केंद्रों के बीच की दूरी कहाँ लिखते हैं यहाँ पर 37। अब आपको ये वाला ट्रिपलेट याद होना चाहिए 12 35 37 का, तो आप इसको देखते ही 35 लगा देंगे। 12 35 37 का ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको देखते ही 35 लगा देंगे। एक छोटी सी हमने गलती कर दी है, यहाँ पर ये जो होता है ना, ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है, और यहाँ जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है जो हमसे पूछा होता है स्पर्श रेखा की लंबाई, वो ही यहाँ होता है। यहाँ C होता है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, और ये वो स्पर्श रेखा निकल कर आती है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा कि यहाँ पर 12 और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 दी हुई है। तो ये कितनी हो जाएगी जो स्पर्श रेखा हमसे पूछी है MQ, वो हो जाएगी 12 35 37, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 12 35 37 का। या ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है 35। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भरण पाइप P भरण पाइप Q से किस गुना तेज है, यानी कि इनकी इफिशियंसी दी हुई है। एक पाइप P है, एक पाइप Q है। P जो है वो Q से 21 गुना तेज है, यानी कि ये इफिशियंसी दी हुई है P 21 गुना तेज है Q से, यानी ऐसी तो लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया हमने। अब कह रहा है कि Q एक टंकी को 110 मिनट में भरता है। 110 मिनट में एक टंकी को भरता है, लेकिन और उसकी इफिशियंसी है 1, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा इतना, यानी कि टोटल क्षमता जो थी वो इतनी थी। अब पूछ रहा है दोनों भरण पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, दोनों की क्षमता से पूछा है कितना टाइम लगेगा, टोटल काम है इतना, दोनों की क्षमता कितनी है 21 + 1 22, दोनों कितने टाइम में भर देंगे 5।
5 मिनट में से भर देंगे। ऐसे तो निकालते हैं टाइम एंड वर्क में, ऐसे तो करते हैं। ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सीधा सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर बोर्ड मास का रूल फॉलो होगा। तो 8 से पहले इसे भाग करेंगे, 11 गुणा के माइनस के 3 तिया 9 हो जाएगा, बटे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1। अब ऊपर क्या है, 11 के माइनस 9, इस चीज़ की इधर गुणा हो जाएगी। 36 में से पहले मैं इसको 35 को घटा देता हूँ तो 1 बचेगा, यानी कि 1 प्लस के स्क्वायर की उधर गुणा होगी तो 1 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 में किसी भी चीज़ की गुणा करने उतना ही रहता है। अब इस चीज़ को मैं उधर ले जाता हूँ उठाकर, तो के स्क्वायर प्लस के 11 के उधर जाकर माइनस का 11 के हो जाएगा, माइनस का 9 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 9 प्लस 1 10 बराबर 0। तो इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, जोड़े तो 11 आए, गुणा करे तो 10 आए, तो क्या हो जाएंगे वो फैक्टर हो जाएंगे 10 और 1, और 10 और 1 ही तो वो फैक्टर हो जाएंगे। 10 प्लस 1 11 होता है और 10 गुणा 1 10 होता है। बाकी यहाँ पर हमें माइनस का ही चाहिए, तो अगर हम इसको यहाँ पर माइनस रखते, अगर के साथ जो इसके 2 फैक्टर बनते वो यही तो बनते। आप इसको पूरी तरीके से सोल्व करेंगे तो ये 2 फैक्टर बनते, लेकिन हमें तो इसकी जो के का मान है वो बताना है। इनको एक बार 0 के बराबर रखते तो एक वैल्यू आ जाती 10, एक वैल्यू आ जाती 1, तो 10 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री। ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको देखते ही आंसर लगा देना है। ऑप्शन नंबर सी 1, क्योंकि इन दोनों का जोड़ देखिए कितना है 90 और दोनों जगह कोस है। आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि मैं इसको कोस स्क्वायर 29 डिग्री को ऐसे लिख दूँ 90 माइनस 61 डिग्री, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 90 में से 61 घटाएंगे 29 बचेगा। बाकी 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में। तो कोस स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर। 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री। अब देखिए वही आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको देखते आंसर लगाकर आगे बढ़ जाना है, कभी एग्जाम में आप टाइम खराब करो इसमें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2 शंकों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें। 2 कोण है हमारे पास C1 और C2, यहाँ पर इनकी रेडियस दी हुई है 2:5 के अनुपात में, और उनका आयतन दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में। वॉल्यूम दिया हुआ है 3:5 में। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमसे पूछा है। कोण का वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम कोण के वॉल्यूम की बात करें क्या होता है 1/3 पाई r²h, यानी कि वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, ये एक कांस्टेंट चीज़ है और ये भी एक कांस्टेंट है, यानी कि r² और h पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से अगर मैं h निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, h किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r² के बटे में आ जाएगा, यानी कि v/r² के। यहीं से हम इसका रेशियो निकाल देंगे। हमें h निकालने के लिए क्या चाहिए, r², r दिया हुआ है हमें 2:5 में। यहाँ से मैं r² निकालूँ तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे h निकालना है तो h कैसे निकलेगा, v/r² करके, v/r² करके। b कितना है 3 यहाँ पर, और r² कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर b कितना है 5, यहाँ पर r² कितना है 5, 25। यहाँ से 5 को 25 को काट देंगे 5 बार, 5 की इधर गुण हो जाएगी, 5 या 15, 4 की इधर गुण हो जाएगी, यहाँ पर 1 बचा है, 15:4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी ऊंचाई कितने का अनुपात में होगी, 15:4 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये अलजेब्रा में मिक्स करके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए x³ प्लस 15x² प्लस के 75x प्लस के 125। यहाँ पर मुझे पढ़ते ही एक बात समझ में आई कि यहाँ पर x³ दिया हुआ है और यहाँ पर 125 दिया हुआ है। ये x³ है और ये 5 की क्यूब होती है। मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, x³ प्लस के 125 प्लस के, इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, 15x कॉमन है। यहाँ पर 15x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 15x कॉमन गया, अगर 75x में से क्या बचेगा x प्लस 5 बटे में x² 25 है। इस 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर। अब वही मैंने पीछे एक आइडेंटिटी बताई थी कि a² माइनस b² क्या होता, a प्लस b और a माइनस b। तो इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस 5 और x माइनस 5
और यहाँ पर हमें दिया हुआ है x-5, इसके पूरे के मल्टीप्लाई में। ठीक है जी। यहाँ पर देखें अगर हम इस x-5 से x-5 को तो हम काट ही सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं इस 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की क्यूब। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है। क्या है वो आइडेंटिटी, वो है a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या होती है ये आइडेंटिटी, a प्लस b और इनटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। तो आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज पर ही पहली शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये बेसिक आइडेंटिटीज याद करनी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, हम इसको लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस के 5 क्यूब को कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 5x, ऐसे तो लिखेंगे इस आइडेंटिटी का यूज करके। और प्लस के क्या आ रहा है यहाँ पर 15x इंटू में एक्स प्लस 5 बटे में क्या बच रहा है हमारा x प्लस 5, क्योंकि x माइनस 5 तो उस वाला x माइनस 5 से कट चुका है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5। यहाँ से मैं x प्लस 5 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 5x और यहाँ क्या बचा प्लस के 15x बटे में क्या चल रहा है हमारा x प्लस 5। इस x प्लस 5 से ये वाला x प्लस 5 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा टोटल एक्स स्क्वायर प्लस 25 और माइनस के 5x प्लस के 15x कितना हो जाएगा प्लस के 10x। तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जब आपको ये आइडेंटिटीज पता होंगी तो इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगेगा नहीं जितना आपको यहाँ दिख रहा है कि टाइम लग रहा है। तो आपको बेसिक आइडेंटिटी याद करनी होगी अलजेब्रा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 40 प्लस के साइन स्क्वायर 45 माइनस के साइन स्क्वायर 55 माइनस के साइन स्क्वायर 35 प्लस के साइन स्क्वायर 45 माइनस के साइन स्क्वायर 50 प्लस के साइन स्क्वायर 60 का मान क्या है, ये पूछ रहा है हमसे। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू टेबल होती है वो याद होनी चाहिए, आपको वो टेबल सभी को याद करनी है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 का मान हमें उस टेबल से पता होता है, हम सीधा लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होता है 1/2 और इसका भी हमें स्क्वायर करना है तो 1/4 हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 40 का हमें पता होता है क्या, नहीं पता होता, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 40। साइन स्क्वायर 45 का पता होता है 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। माइनस के साइन स्क्वायर 55 का पता होता है, नहीं पता होता तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। माइनस के साइन स्क्वायर 35 का पता होता है, नहीं पता होता, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 45 का पता होता है अभी पीछे ही लिखा है 1/2 हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर करना है। साइन स्क्वायर 50 का पता होता है, नहीं पता होता, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। प्लस के साइन स्क्वायर 60 का पता होता है हमें √3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 3/4। बाकी बची हुई चीज़ों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ये देख कर कि किन में दो संख्या होगा ये होगा वो 90 हो रहा है। 40 प्लस 50 मिलकर 90 बनाते हैं, मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर 40 माइनस के साइन स्क्वायर 50, ये दोनों मैंने एक साथ लिख लिए। क्या बचे ये दोनों, इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ और इनका भी जोड़ देखें तो आप 90 हो रहा है 55 और 35 का। तो इनको एक साथ लिखेंगे, साइन स्क्वायर 55 माइनस के साइन स्क्वायर 35। यहाँ पर मैं देखूँ अगर 1/2 प्लस 1/2 मिलकर 1 बना देंगे, 1/4 प्लस के 3/4 मिलकर 1 बना देंगे। यहाँ पर 1 + 1 2 बन गया। माइनस के अगर मैं इसको देखूँ, पीछे मैंने आपको एक सवाल कराया था अभी कि कोस स्क्वायर 29 प्लस के कोस स्क्वायर 61, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 90 था और दोनों तरफ कोस था, और तो इसका मान क्या है, सीधा मैंने कहा था कि देखते 1 लगा दो। यहाँ पर वही तो कंडीशन बन रही है, कोस की जगह दोनों जगह साइन है और 40 और प्लस 50 मिलकर क्या बना रहे हैं 90। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 50 और आगे क्या है माइनस के साइन स्क्वायर 50। अब यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा -1 और इसका भी मान क्या आ जाएगा -1। अब ये दोनों -1 इसको काट कर क्या बना देंगे 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इसको आपको सोल्व करना था। आपको बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज पर ही पहली शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। तो यहाँ हमारी पहली शिफ्ट खत्म हुई, 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।